फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसके अंदर जो यूनिट 4 है आपके सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, उसको आज अपन बात करने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो अपन देख लेते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी कि अपन को अपने लक्ष्य पे फोकस करना है और ऐसे ही कांस्टेंट रह के स्टडी करनी है और अपनी निरंतर पढ़ाई करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो एक कम्युनिकेशन का कार्य करता है। कम्युनिकेशन का मीन्स जैसे कि सेल्स और बॉडी के बीच ये कम्युनिकेशन का कार्य करता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको लाने ले जाने का कार्य ये करता है। जैसे एग्जांपल, इट कैरीज, ये कैरी करता है, लाता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स फॉर एक्सक्रेशन। जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स से जाती है टिश्यू की तरफ, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यूज से लंग्स की तरफ जाती है एक्सक्रेशन के लिए। यानी कि जो भी वेस्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रेट होती है, टिश्यूज से वापस आती है। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यूज एंड सेल वेस्ट टू द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, प्रिंसिपली द किडनी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अपने, वो क्या करते हैं? टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्री कैनाल से। और जो सेल वेस्ट होती है वो एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन्स होता है अपना किडनी, वहाँ से वो एक्सक्रेट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, ब्लड मेक अप टू 7% ऑफ द बॉडी वेट। जो ब्लड होता है अपना वो बॉडी वेट का 7% हिस्सा बनाता है। यानी कि अबाउट 5.6 लीटर इन 70 kg मैन। जो 70 kg मैन है उसके अंदर 5.6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। यानी कि ब्लड इज ए कंपोज्ड ऑफ स्ट्रो कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड जो होता है एक स्ट्रो कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो जिसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अबाउट द 55% एंड द सेल्स अबाउट द 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है अपना प्लाज्मा और सेकंड नंबर पे होता है अपने सेल्स। प्लाज्मा जो होता है उसका पार्ट होता है 55% और जो सेल्स होती है ब्लड सेल्स उसका पार्ट होता है 45%। अब बात करते हैं अपन प्लाज्मा के बारे में कि भाई प्लाज्मा होता है क्या है। द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा आर वाटर 92% एंड डिजोल्व सब्सटेंस। जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर जो है वाटर प्रेजेंट होता है 90 से 92% एंड द डिजोल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इंक्लूडिंग कौन कौन से डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं? जैसे प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है? एल्यूमिन, ग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ग्लोबुलिन के अंदर। फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर या मिनरल साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, आयरन, कैल्शियम एंड कॉपर, ये सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन एल्यूमिन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं कुछ इसके। दीज आर फॉर्म्ड इन द लीवर। जो एल्यूमिन प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में। दे आर द मोस्ट एब्डुडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। जो एल्यूमिन प्रोटीन होती है मोस्ट एबुडेंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन, ये सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर। एंड देयर मेन फंक्शन टू मेंटेन द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एल्यूमिन प्रोटीन होती है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मेंटेन करती है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। मोस्ट आर फॉर्म इन द लीवर एंड द रिमाइंडर इन द लिम्फोइड टिश्यू। मोस्टली जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो लीवर में फॉर्मेशन होती है और अदर जो ग्लोबुलिन होती है वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर उनका फॉर्मेशन होता है। देयर मेन फंक्शंस आर, ग्लोबुलिन के फंक्शंस क्या होते हैं? एज एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के रूप में ये वर्क करती है। विच आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इम्यूनिटी। जो ग्लोबुलिन होती है वो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी के रूप में वर्क करती है और लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस होती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि इम्यूनिटी में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है किसका? ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का। अपन बात करते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में। फाइब्रिनोजन दिस इज सिंथेसाइज इन द लीवर एंड इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन।
इसके बारे में यही ध्यान रखना है, जो फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन होती है ये लीवर में इसका सिंथेसिस होता है यानी फॉर्मेशन होता है, और ये ब्लड कोगुलेशन में काम में आता है, यानी कि ब्लड को कोगुलेट करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब बात करते हैं अपन क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं भाई। दीज आर द सब्सटेंस असेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर ये सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को कोगुलेशन के अंदर मदद करते हैं। सीरम क्या होता है? सीरम इज द प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर हैज बीन रिमूव्ड। सीरम क्या होता है? अगर प्लाज्मा के अंदर से अपन क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें तो जो पार्ट बचता है उसको अपन सीरम बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट या मिनरल साल्ट्स के बारे में कि भाई ये क्या होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सेल फॉर्मेशन। जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं ये सेल फॉर्मेशन में काम में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के रूप में काम में आते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व मसल, जो भी नर्व के इम्पल्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन में इनऑर्गेनिक साल्ट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कलाइंस, इनके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भाई। फूड इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड द रिजल्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर द एब्जॉर्ब। जो फूड होता है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्ट होता है और रिजल्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये एंड विटामिन, ये सारे जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। टुगेदर विद द मिनरल साल्ट्स दे आर रिक्वायर्ड बाय ऑल बॉडी सेल्स। जो मिनरल साल्ट्स होते हैं वो अपनी बॉडी सेल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोवाइड द एनर्जी, हीट, मिनरल्स मटेरियल्स फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड से बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट का कार्य करते हैं एंड सिंथेसिस ऑफ अदर ब्लड कंपोनेंट्स के रूप में भी वर्क करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर अपन आता है यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड होता है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर एंड कॉन्वेड इन द ब्लड टू द किडनी फॉर एक्सक्रेशन। जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, और ये ब्लड के थ्रू किडनी में जाते हैं एक्सक्रेशन के लिए। अब बात करते हैं अपन सेलुलर कंटेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड का सेलुलर कंटेंट की अपन बात कर लेते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 पार्ट अपन ने डिस्कस करे थे ब्लड में। एक तो है प्लाज्मा, सेकंड नंबर पे ब्लड सेल्स की बात करी थी। प्लाज्मा का पार्ट था 55% एंड द सेल्स का पार्ट था 45%। तो उस 45% के अंदर जो 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, फर्स्ट नंबर पे इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स, सेकंड नंबर पे थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स, और थर्ड नंबर पे ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स या WBC। All blood cells originate from the pluripotent stem cells and go through the several development stage before entering the blood। जितनी भी ये सेल्स है ब्लड की 3 टाइप्स की, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से इनका ओरिजिनेट होता है, यानी कि वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है एंड सेवरल डेवलपमेंट स्टेज में जाती है ब्लड में एंटर होने से पहले। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड द हीमोपोएसिस। जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलते हैं, इसकी प्रोसेस को हीमोपोएसिस बोलते हैं। एंड जो ये ब्लड का सेल का फॉर्मेशन होता है वो टेक प्लेस विद इन द रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर हम डिस्कस कर लेते हैं इरिथ्रोसाइट सेल्स के बारे में कि इरिथ्रोसाइट क्या होती है, या रेड ब्लड सेल के बारे में। इरिथ्रोसाइट बाइकोनकेव शेप में होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और डायमीटर जो है इसका वो 7 माइक्रोमीटर होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, उनकी अपन स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, या आपके कभी ना कभी काम में आएगी, तो अपन देख लेते हैं इसको। पैक्ड सेल वॉल्यूम और हीमेटोक्रिट क्या होती है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इन द 1 लीटर और 1 mm³ ऑफ होल ब्लड। जो PCV या हीमेटोक्रिट होती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये क्या होती है? रेड ब्लड सेल के वॉल्यूम के अंदर, यानी कि 1 लीटर के जो वॉल्यूम होता है रेड ब्लड सेल्स का, उसका वॉल्यूम होता है ये हीमेटोक्रिट। और पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? ये 1 लीटर के जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर ये वॉल्यूम होता है इसका। होल ब्लड के अंदर
जो 1 लीटर ब्लड के अंदर जो भी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती है उसके वॉल्यूम को अपन पैक्ड सेल वॉल्यूम या हीमेटोक्रिट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पीसीवी और हीमेटोक्रिट क्या होता है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इन द 1 लीटर और 1 mm³ ऑफ होल ब्लड, यानी कि 1 लीटर ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती है उनके वॉल्यूम को अपन पीसीवी और हीमेटोक्रिट बोलते हैं। सेकंड नंबर में बात कर लेते हैं मेन सेल वॉल्यूम क्या होता है। दिस इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेल, ये क्या होता है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेल्स होता है, मेजर्ड इन द फीमेटोलीटर्स। फीमेटोलीटर्स जो होती है इसके अंदर अपन इसको मेजर करते हैं, यानी कि इसको मेजरमेंट करते हैं। अब बात करते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन क्या होती है, एमसीएच क्या होता है। ये सारी जो भी टर्म्स है ये आपको क्लिनिकल में कहीं ना कहीं रिपोर्ट में, जो भी क्लिनिकल रिपोर्ट होती है सीबीसी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एमसीएच क्या होता है, दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन इच सेल मेजर्ड इन द पिकोग्राम्स। जो मेजरमेंट यूनिट है इसकी पिकोग्राम है। एमसीएच क्या होता है, ये एवरेज अमाउंट होती है हीमोग्लोबिन की इच सेल, यानी प्रत्येक सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट है उसको अपन एमसीएच या मीन सेल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब बात करते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ रेड सेल्स, यानी कि 100 ml ऑफ आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट है उसको अपन बोलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एक नोट याद होना चाहिए आपको, लाइफ स्पेन ऑफ एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल कितना होता है, 120 डेज का। यह आपको एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं डेवलपमेंटल लाइफ स्पेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, यानी कि जो भी एरिथ्रोसाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और उसका लाइफ स्पेन कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर देखते हैं जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है वहाँ से ही सब सेल ओरिजिनेट होती है। प्लूरीपोटेंट सेल से फर्स्ट नंबर पर देखते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन या आरबीसी की लाइफ स्पेन या डेवलपमेंट। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से क्या हुआ है, प्रोइथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रोइथ्रोब्लास्ट के फॉर्मेशन से क्या है, इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद इरिथ्रोब्लास्ट जो है मेच्योर स्टेज में जाती है, वहाँ से रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट होती है और उसके बाद लास्ट स्टेज आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो मेगाकैरियोसाइट के अंदर कन्वर्ट होती है कैरियोब्लास्ट के अंदर। मेगा कैरियोब्लास्ट जो है वो मेगा कैरियोटोसाइट के अंदर कन्वर्ट होती है, वहाँ से मेच्योर होती है और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखते हैं अपन जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है वो जाती है माइलोब्लास्ट में। माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद 3 स्टेज यहाँ से चलती है। ये कन्वर्ट होती है बेसोफिल माइलोसाइट के अंदर, एसिनोफिल माइलोसाइट के अंदर और न्यूट्रोफिल माइलोसाइट के अंदर। बेसोफिल माइलोसाइट से बनती है बेसोफिल्स, एसिनोफिल माइलोसाइट से बनती है एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल माइलोसाइट से बनती है न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आती है मोनोब्लास्ट के अंदर, मोनोब्लास्ट कन्वर्ट होता है मोनोसाइट के अंदर। उसके बाद जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है वो जाती है लिम्फोब्लास्ट के अंदर, लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होता है लिम्फोसाइट के अंदर। लिम्फोसाइट में 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है ये एग्रेनुलोसाइट होती है, और जो बेसोफिल्स, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीनों होती है ग्रेनुलोसाइट। ये जो है 2 पार्ट होते हैं डब्ल्यूबीसी के, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो ये है ग्रेनुलोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है वो एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पेन ऑफ एरिथ्रोसाइट। आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको ये चार्ट बना के आना है ऐसे कैसे। अब कुछ यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ है जो अपन को पता होनी चाहिए एरिथ्रोसाइट के बारे में। एरिथ्रोसाइट जो काउंट है मेल के अंदर जो है इसकी वैल्यू होती है 4.5 to 6.5 मिलियन पर mm³। फीमेल के अंदर होती है 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम जो अपन ने डिस्कस किया था उसकी वैल्यू होती है 40 to 50 पर mm³। एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम जो है वो उसकी वैल्यू होती है 80 to 96 FL। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मेल के अंदर वैल्यू होती है 13 to 80 ग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर। फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml के अंदर। उसके बाद मीन सेल हीमोग्लोबिन जो है MCH उसकी वैल्यू होती है 27 to 32 पिकोग्राम पर सेल्स।
इसके बाद मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू होती है 30 टू 35 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल्स के अंदर। ये सब आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये सीबीसी के अंदर सारी नॉर्मल वैल्यूज़ आती है, क्लिनिकल सिस्टम में आपको ये सारी देखने को मिलेगी, हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर भी। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट द 7 days एंड इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी की जो भी बनने की क्रिया है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, इसको बनने में 7 days का टाइम लगता है और इसको बोलते हैं अपन एरिथ्रोपोइसिस। यानी कि आरबीसी के बनने की प्रोसेस को, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से आरबीसी के फॉर्मेशन को अपन एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं और इसके अंदर 7 days का टाइम लगता है। इट इज़ करेक्टराइज 2 मेन फीचर। एरिथ्रोपोइसिस के 2 मेन फीचर होते हैं। क्या? फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर मैचुरेशन ऑफ सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस के अंदर क्या है? सेल मैच्योर होती है। सेकंड नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। अब देख लेते हैं अपन कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हो रहा था उसको अपन कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी कि कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। यानी एक्सिस में ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को क्या करना है तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जैसे ही टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हुआ, यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ टिश्यू के अंदर, तो किडनी जो है वो सीक्रेट करेगी एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर सीक्रेट कर देगी। उसके बाद क्या होता है, ब्लड जो बोन मेरो होता है वो इंक्रीज कर देगा एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन इंक्रीज कर देगा। इससे क्या होएगा, जो रेड ब्लड सेल्स है उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होएगा, जो जैसे ही रेड ब्लड सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए, जो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो भी ब्लड सेल्स होती है उनका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन की ले जाना कहाँ तक, सेल्स तक। तो जो से ही रेड ब्लड सेल्स के नंबर बढ़े तो जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये रिवर्स हो जाएगा टिश्यू हाइपोक्सिया के अंदर। यानी कि जैसे ही ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ी तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा इसको कम कर देगा। यानी कि टिश्यू हाइपोक्सिया के अंदर तो ये सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगी, लेकिन जैसे ही सेल्स की ज़्यादा नंबर बढ़े तो ये रिवर्स होएगा और यहाँ पे किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट नहीं करेगी, क्योंकि पहले से ही नंबर अपने सेल्स के बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ से रिवर्स होएगी ये प्रोसेस और ये किडनी एरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट नहीं करेगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। अब बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप के अंदर 2 ब्लड ग्रुप्स होते हैं मेनली, एबीओ सिस्टम एंड रीसस सिस्टम। अब देखते हैं एबीओ सिस्टम क्या होता है। अबाउट 55% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ आइदर ए टाइप एंटीजन ब्लड ग्रुप ए। 55% जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर ए टाइप के एंटीजन होते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी टाइप एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप बी के अंदर, और दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर ऑन द आरबीसी की सेल सरफेस पर। द रिमेनिंग 45% जो पॉपुलेशन होती है उनके अंदर ना तो ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन होता है। ये ऐसा होता है ब्लड ग्रुप ओ के अंदर, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाले पेशेंट के अंदर ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। सेकेंड नंबर बात करते हैं रीसस सिस्टम के बारे में। रीसस सिस्टम क्या होता है भाई, द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंटीजन इंपॉर्टेंट हियर इज द रीसस एंटीजन। जो आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं रीसस एंटीजन और द रीसस फैक्टर। अबाउट 85% ऑफ द पीपुल हैव दिस एंटीजन। 85% जो पीपुल होते हैं वो रीसस एंटीजन रखते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं दे आर द रीसस पॉजिटिव या आर एच पॉजिटिव इनको बोलते हैं। डू नॉट देयर फॉर मेक एंटी रीसस एंटीबॉडीज। जो आर एच पॉजिटिव पीपुल होते हैं वो एंटी रीसस एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं। द रिमेनिंग 15% हैव नो रीसस एंटीजन, दे आर द रीसस नेगेटिव और आर एच नेगेटिव। जो 15% जो पॉपुलेशन होती है, पेशेंट होते हैं उनके अंदर या पीपल होते हैं उनके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उनको अपन बोलते हैं आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ मेकिंग एंटी रीसस एंटीबॉडी। जो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कैपेबल होते हैं एंटी रीसस एंटीबॉडीज बनाने के लिए। अब अपन बात करते हैं सेकेंड ब्लड सेल्स के बारे में। इनको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइट या WBC। These cells have an important function in the defending the body against microbes and other foreign materials। जो ल्यूकोसाइट्स होती है इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट, बॉडी को
प्रोटेक्ट करने का, डिफेंड करने का कार्य होता है अगेंस्ट द माइक्रोब्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का कार्य किसका होता है, ल्यूकोसाइट या WBC का। ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स एंड दे अकाउंट फॉर 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जो ल्यूकोसाइट होती है लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक नंबर देखने को मिल सकता है कि लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है, ल्यूकोसाइट्स। और ये 1% ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1% हिस्सा किसका होता है, ल्यूकोसाइट का। टू मेन टाइप होते हैं जो पहले डिस्कस किया था अपन ने, ग्रेनुलोसाइट, इसके अंदर आती है न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। सेकंड नंबर पे है एग्रेनुलोसाइट, इसके अंदर आती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में, अपन देख लेते हैं कुछ। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, AB एंड O। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब बात करते हैं एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, ये एंटीबॉडी बी बनाता है। सेकेंड टाइप का ब्लड ग्रुप होता है बी, इसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होती है लेकिन ये एंटीबॉडी बनाता है ए। थर्ड टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है AB, उसके अंदर एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होती है लेकिन ये तो ना तो एंटीबॉडी ए बनाता है और ना ही एंटीबॉडी बी रखता है। सेकेंड नंबर पे, लास्ट नंबर पे ब्लड ग्रुप O, इसके अंदर ना तो ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन होता है लेकिन ये बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, यानी कि ये एंटीबॉडी ए भी बनाता है और एंटीबॉडी बी भी बनाता है। ब्लड ग्रुप ए जो होता है डोनर, यानी कि किस किस को ब्लड दे सकता है, ए एंड ए बी, यानी कि ए एंड ए बी वाले पेशेंट को ब्लड ग्रुप ए वाला पेशेंट ब्लड दे सकता है। लेकिन इनकम्पेटेबल विधि, यानी कि ये बी और ओ वाले पेशेंट को ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज बोथ मेक एंटी ए एंटीबॉडीज, दे विल रिएक्ट विद ए एंटीजन। क्योंकि जो बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट होते हैं वो दोनों ए एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज बना लेते हैं और ए एंटीजन के विरुद्ध रिएक्ट कर देते हैं और उससे जो भी एलर्जिक रिएक्शन है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। इसके बाद ब्लड ग्रुप बी जो होता है वो बी और ए बी वाले पेशेंट को ब्लड दे सकता है लेकिन ए और ओ वाले पेशेंट को ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि जो ए और ब्लड ग्रुप ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट होता है वो एंटी बी एंटीबॉडीज बना लेता है और वो बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। ए बी वाला पेशेंट है, ए बी वाले पेशेंट को ही ब्लड दे सकता है लेकिन ए बी और ओ वाले पेशेंट को ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि ये तीनों टाइप की जो एंटीबॉडीज होती है रिएक्ट करती है ए बी एंटीजन के साथ। उसके बाद देखते हैं अपन ओ ब्लड ग्रुप, इसको अपन यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी बोलते हैं। ये सबको ब्लड दे सकता है क्योंकि ओ रेड सेल्स जो होती है उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है एंड विल देयर फॉर नॉट स्टिमुलेट एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी। इससे क्या है, ये जो भी एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाता है। ब्लड ग्रुप वाला ए वाला पेशेंट किस किस को ब्लड ले सकता है, ए और ओ वाले पेशेंट से ब्लड ले सकता है कौन, ब्लड ग्रुप ए वाला पेशेंट। इनकम्पेटेबल विद द, यानी किस किस से ब्लड नहीं ले सकता है, बी और ए बी से नहीं ले सकता है कौन, ब्लड ग्रुप ए वाला पेशेंट, क्योंकि जो ए ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट होता है उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है और वो रिएक्ट करती है बी एंटीजन से। उसके बाद ब्लड ग्रुप वी वाला जो पेशेंट होता है वो बी और ओ वाले पेशेंट से ब्लड ले सकता है लेकिन ये ए और ए बी वाले पेशेंट से ब्लड नहीं ले सकता है, क्योंकि जो बी वाला ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट होता है उसके अंदर वो एंटी ए एंटीबॉडीज बनाता है जो ए एंटीजन से रिएक्ट करता है। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट हो सकता है, रिसिप्टेंट होता है, यानी कि ये सबको ब्लड सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद इससे ये किसी को भी ब्लड ले सकता है। इसके बाद है ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पेशेंट होता है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट से ही ब्लड ले सकता है लेकिन ये क्योंकि ये ए बी और ए बी वाले पेशेंट को ब्लड नहीं दे सकता है, यानी कि नहीं ले सकता है सॉरी, क्योंकि इसके अंदर जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट होता है उसके अंदर ए और बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, इससे ये रिएक्ट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को लीड देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड ब्लड सेल्स के बारे में, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स के बारे में। दीज आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर derived from the cytoplasm of megakaryocyte in the
रेड बोन मेरो। जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क शेप्स सेल्स होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर के अंदर होती है, और ये किससे बनती है, मेगा कैरियोसाइट से सेल से थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो के अंदर। अब बात करते हैं ना अपन हीमेटोस्टेसिस क्या होता है। व्हेन ए ब्लड सेल्स इज डैमेज, लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हीलिंग अकर इन ए सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस। जैसे ही कोई भी ब्लड वेसल है, यानी कि जो भी आर्टरी है, वेन है, वो डैमेज हुई तो ब्लड का लॉस स्टॉप करने के लिए जो प्रोसेस और हीलिंग के लिए जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं हीमेटोस्टेसिस। इसके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स जो है वो एक वाइटल पार्ट यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंदर 4 स्टेज होती है। फर्स्ट नंबर पे वेजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, थर्ड नंबर पे कोगुलेशन और फोर्थ नंबर पे फाइब्रोलाइसिस। वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, जो वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होएगी और ब्लड को स्टॉप करेगी। सेकंड नंबर पे प्लेटलेट का फॉर्मेशन होएगा। थर्ड नंबर पे वहाँ पे ब्लड की कोगुलेटिंग होएगी यानी कि ब्लड कोगुलेशन होएगा। और फोर्थ नंबर पे फाइब्रोलाइसिस यानी कि जो भी फाइब्रिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन होएगा और हीलिंग होएगी। यहाँ पे कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है जो अपन को पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होते हैं फाइब्रिनोजन, सेकंड क्लोटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड नंबर क्लोटिंग फैक्टर होता है टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको अपन बोलते हैं। फोर्थ नंबर का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो होता है कैल्शियम। फिफ्थ नंबर का होता है लेबाइल फैक्टर, इसको अपन बोलते हैं प्रो एसिलरिन या एसी ग्लोबलिन। सिक्स नंबर का कोगुलेटिंग फैक्टर नहीं होता है। सेवन्थ नंबर का होता है स्टेबल फैक्टर या प्रो कॉन्वर्टिन। 8 नंबर का होता है कोगुलेटिंग फैक्टर क्लोटिंग फैक्टर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इसके बाद 9 नंबर का फैक्टर होता है क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। 10th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टुअर्ट ब्रोवर फैक्टर। 11th नंबर का जो फैक्टर होता है वो होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। 12th नंबर का फैक्टर होता है हेगमान फैक्टर। और 13 नंबर का फैक्टर होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो फैक्टर 6 होता है वो अभी तक पता नहीं है इसका। विटामिन की के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर सेकेंड, सेवन्थ, 9th और 10। जो विटामिन के होता है वो सेकेंड नंबर क्लोटिंग फैक्टर, 8 नंबर एंड 9th नंबर एंड 10th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को फॉर्मेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लोटिंग फैक्टर अपन को याद होने चाहिए। इसकी जो मैंने वीडियो है इनको याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है, तो आप वो जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ इरेथ्रोसाइट के डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे एनीमिया की। एनीमिया क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इन एनीमिया देयर इज नॉट एनफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सप्लाई द नीड ऑफ द टिश्यू। एनीमिया के अंदर क्या है, जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता, यानी एडिक्वेट कंसनट्रेशन में नहीं हो पाता है, पर्याप्त हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इससे जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की सफिशिएंट कैरी करता है उसको ले जाने का कार्य करता है लंग्स से, वो टिश्यूज़ के अंदर वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इससे एनीमिया को देखने को मिलता है। एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज लोअर देन द नॉर्मल। ये सिंपल डेफिनेशन है। एनीमिया के अंदर क्या है, जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है नॉर्मल से। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की बात कर लेते हैं बेसिस ऑन द केज, कारण के आधार पर। फर्स्ट नंबर पे इम्पेयर्ड इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन, यानी कि जो आरबीसी है उसको प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हुआ है। तो कौन कौन से एनीमिया हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। सेकंड नंबर पे इंक्रीज इरेथ्रोसाइट लॉस, यानी कि जो आरबीसी है उसका लॉस बढ़ गया तो उससे क्या हो सकता है, हीमेटोलाइटिक एनीमिया हो सकता है और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं अपन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। मेच्योरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट इज इम्पेयर्ड व्हेन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड अकर, यानी कि जो आरबीसी एरिथ्रोसाइट है उसका जो मेच्योरेशन है वो अगर इम्पेयर्ड हो गया क्योंकि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, इससे क्या होएगा, एबनॉर्मली लार्ज इरेथ्रोसाइट फॉर्मेशन होएगी। इसे अपन मेगलोब्लास्टिक बोलेंगे, जो ब्लड के अंदर पाया जाएगा। इसको अपन बोलेंगे फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया, इसके बोलते हैं अपन पर्निशियस एनीमिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इट अकर मोर ऑफन इन द फीमेल। जो पर्निशियस एनीमिया है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है मेल्स की तुलना में। यूजुअली बिटवीन द 45 एंड 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 45 एंड 65 ईयर्स की फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है पर्निशियस एनीमिया। इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज होती है।
in which the autoantibody destroy intrinsic factor in parietal cells in the stomach। जो इस पर्निशियस एनीमिया होता है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडी जो होती है यानी कि खुद के शरीर की खुद के बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है इंट्रिंसिक फैक्टर को एंड पेराइटल सेल्स को स्टोमक की। इससे क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस की, अपन बात कर लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में सर्कुलेटरी सिस्टम एक रेस्पॉन्सिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर आती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आते हैं। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में मेन फंक्शन होता है इसका, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिलीवर करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यूज बाय द ब्लड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवर करता है बॉडी टिश्यूज को। सेकंड नंबर पे वेस्ट रिमूवल, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द टिश्यूज से। थर्ड नंबर पे हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हार्मोन को फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड से टू द टारगेट ऑर्गन पे। फोर्थ नंबर पे इम्यून डिफेंस, हेल्प इन द फाइटिंग इन्फेक्शन थ्रू द वाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जो WBC होती है वो इन्फेक्शन से फाइट करती है और अपने जो शरीर है उसको, बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। अब बात करते हैं अपन लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम वर्क क्लोजली विद द सर्कुलेटरी एंड इम्यूनिटी सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सर्कुलेटरी एंड इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि ये सर्कुलेशन कार्य भी करती है और इम्यूनिटी सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, ये फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करती है, फाइट इन्फेक्शन से लड़ती है एंड एब्जॉर्व करती है फैट फ्रॉम द डाइजेशन। एंड डाइजेशन के बाद जो फैट होता है उसको एब्जॉर्व करने में लिम्फेटिक सिस्टम एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट इंक्लूड्स द लिम्फ नोड। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड आते हैं, लिम्फ्स आते हैं, लिम्फ वेसल्स आती है, स्प्लीन एंड थाइमस, ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। की फंक्शंस यानी कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं। फर्स्ट नंबर पे फ्लूइड वॉलेंस, ड्रेन एक्सेस इंटेस्टाइन फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज एंड रिटर्न इट टू द ब्लड स्ट्रीम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये एक्सेस इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसको टिश्यूज से वापस लेके आती है और ब्लड स्ट्रीम में वापस डालती है। सेकंड नंबर पे इम्यून सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। थर्ड नंबर पे फैट एब्जॉर्प्शन, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो फैट का एब्जॉर्व करता है लिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन को फ्रॉम द इंटेस्टाइन से। फोर्थ नंबर पे फिल्टरिंग वेस्ट, जो लिम्फ नोड होता है वो फिल्टर करता है हार्मफुल सब्सटेंस को एंड पैथोजन को फ्रॉम द लिम्फ फ्लूइड से। तो आज अपन ने बात करी है जो आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी। आज अपन ने इसके अंदर अपन ने जो ब्लड है आपके, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, इसकी अपन ने बात करी है। इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखे हैं, ब्लड सेल्स की बात करी है और ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करी है और लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस देखे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस की अपन ने बात करी है। रीडिंग विद अभिषेक इज माई टेलीग्राम चैनल फॉर डिटेल्स एंड PDF के लिए जो ये PDF है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें माय यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।